वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी एकदम बढ़िया होंगे और आपने कल वाला पेपर बहुत अच्छे से किया होगा। टुडे बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक वी विल डिस्कस सम ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ यस्टरडेज क्वेश्चन पेपर। ठीक है, इनिशियली मैं स्टार्टिंग कर रही हूँ न्यूमेरिकल पोर्शन से। कल आपका सप्लाई वाले चैप्टर का टेस्ट था। सप्लाई वाले चैप्टर में जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो मैं पहले आपको डिस्कस करवा रही हूँ और फिर हम डिस्कस करेंगे असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चंस। हैव अ लुक एवरीवन। यहाँ पे calculate the price elasticity of supply if a 10% fall in price of a commodity causes a fall in quantity supplied by 100 units. The product was originally priced at rupees 10 and its quantity supplied was 500 units. Have a look कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को। Have a look। ये हमें कह रहे हैं 10% fall in price of a commodity. It means percentage change in price is given to you. Percentage change in price is 10%. आप आगे माइनस भी लगा सकते हो क्योंकि ये डिक्रीज हुआ है, फॉल हुआ है। Now, it causes a fall in quantity supplied by 100 units. Quantity 100 units से डिक्रीज हो गई है। अब आप देखिए पहले क्वांटिटी कितनी थी। इनिशियल क्वांटिटी वाज 500 यूनिट्स। पहले क्वांटिटी थी 500 यूनिट्स और अब क्वांटिटी 100 यूनिट से डिक्रीज हो गई है। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, Q change in Q is equals to minus 100 and Q is equals to 500. Now you are supposed to calculate the percentage change in quantity. क्या फॉर्मूला यूज करते हैं हम परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी के लिए, डेल्टा Q अपॉन Q मल्टीप्लाइड बाय 100। अब क्योंकि ये सप्लाई वाला चैप्टर है तो यहाँ माइनस के साइन का सिग्निफिकेंस नहीं रहेगा, बिकॉज दोनों ही चीजें माइनस में आएगी तो अल्टीमेटली माइनस माइनस कट हो जाएगा। फिर भी आप तो कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए ये कर सकते हैं, माइनस 100 ये मैंने चेंज इन Q लिखा है, डिवाइडेड बाय 500 ये मैंने Q लिखा है, मल्टीप्लाइड बाय 100 आई विल गेट 20%। तो परसेंटेज चेंज इन Q अपॉन परसेंटेज चेंज इन P इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला होता है। इस क्वेश्चन में तो आप लोगों से मिस्टेक होनी ही नहीं चाहिए थी। परसेंटेज चेंज इन Q इज -20, percentage change in P is given in the question, it is -10, elasticity of supply is equals to 2। क्लियर है सभी बच्चों को? आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। The price elasticity of supply for a commodity is 2। पहले आप लिख लीजिए क्या क्या चीजें आपको गिवन है। Elasticity of supply is equals to 2 ये गिवन है। When price of a commodity falls from rupees 10 to rupees 8, P was rupees 10, P1 is rupees 8, delta P will be -2। चेंज इन प्राइस कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। आपको ये सारी इंफॉर्मेशन नोट डाउन करनी है। प्राइस फॉल्स फ्रॉम रुपीज 10 टू रुपीज 8 यानी प्राइस 2 रुपीज से डिक्रीज हुई है। Its quantity supplied falls by 500 units. You have to calculate the new quantity supplied. It means they have given you delta Q as -500. Falls by 500 units यानी 500 units से कम हो गई है। अब आपको क्या करना है, फॉर्मूले में वैल्यूज रखनी है। क्या क्या वैल्यूज रखेंगे देखिए, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई दैट इज 2 इज इक्वल्स टू P अपॉन Q। P की वैल्यू तो 10 है, Q की वैल्यू आपको गिवन नहीं है, तो 10 अपॉन Q इंटू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P। डेल्टा Q इज 500 एंड डेल्टा P इज 2। माइनस और माइनस कट जाएगा तो आपका कुछ इस तरीके से इक्वेशन बनेगी, 2 इज इक्वल्स टू P अपॉन Q। P था 10, Q हमें नहीं पता तो मैंने Q लिख दिया, इनटू डेल्टा Q दैट इज 500 इन द क्वेश्चन, 500। मैं इसी को ओवरराइट कर रही हूँ क्योंकि यहाँ इरेजर का ऑप्शन नहीं है। 500 अपॉन चेंज इन प्राइस इज 2। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास Q की वैल्यू आएगी। Q आपकी पुरानी क्वांटिटी है, ठीक है, ये ओल्ड क्वांटिटी है। अब आप फॉर्मूला यूज करेंगे, डेल्टा Q इज इक्वल्स टू Q1 माइनस Q।
जब आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो अल्टीमेटली आपके पास क्या आएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से किया होगा। किस किस का आंसर सही था, रेज योर हैंड्स। Who all have got the correct answer for this question? अब देखिए आप लोगों को रिग्रेट हो रहा होगा कि इतना सिंपल सा क्वेश्चन था बट हमने सिली सी मिस्टेक कर दी होगी शायद। तो प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक काम नहीं बनेगा। आगे देखें जरा। Calculate the elasticity of supply if total revenue increases from rupees 800 to 1200 with a 20% rise in price of a commodity. Percentage change in P is given 20%. Now total expenditure increases from 29. Now have a look. Total expenditure increases from 800 to 1200. हमें क्वांटिटी इस बार कैलकुलेट करनी है, एग्जामिनर ने हमें दी नहीं है क्वांटिटी। तो पहले तो हमें ये ध्यान होना चाहिए कि टोटल एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला होता है P इंटू Q। इनिशियल प्राइस आपको दी हुई है 5 रुपीज और प्राइस 20% से इंक्रीज हुई है, तो पुरानी प्राइस है 5 और न्यू प्राइस हो जाएगी 5 प्लस 20% ऑफ 5 दैट इज 6। P हो जाएगा आपका 5 और P1 हो जाएगा आपका 6। मुझे P1 की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि मुझे यहाँ पे कैलकुलेशन जब Q की करनी है, टोटल एक्सपेंडिचर पुराना वाला और न्यू वाला गिवन है, तो मैं 800 को पुरानी प्राइस यानी 5 से डिवाइड कर दूंगी। देखिए टोटल एक्सपेंडिचर इनिशियल वाला कैसे आएगा, टोटल एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला होता है P इंटू Q। आई एम हैविंग टोटल एक्सपेंडिचर 800, आई एम हैविंग प्राइस ₹5, तो क्वांटिटी आ जाएगी इस 5 को यहाँ डिवाइड करने से। इसी तरीके से मेरे पास न्यू टोटल एक्सपेंडिचर यानी TR1 है 1200 और न्यू प्राइस मैंने अभी अभी कैलकुलेट की है 6, क्योंकि इनिशियल प्राइस थी 5 तो मैंने न्यू प्राइस कैलकुलेट कर ली 5 प्लस 20% ऑफ 5 6 आ गया। अब आपके पास दो क्वांटिटीज आ चुकी है, Q भी आ गया है और Q1 भी आ गया होगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे परसेंटेज चेंज इन Q निकालना है, या फिर मैं वो फॉर्मूला भी लगा सकते हैं P अपॉन Q इंटू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P। ये सारी चीजें मेरे पास होंगी, मैं इसको अप्लाई करके आंसर निकाल लूंगी। जब आप फाइनल आंसर निकालेंगे इट विल बी 1.25। चलिए आगे देखिए। असर्जन एंड रीजन वाले क्वेश्चंस में आप लोगों को कुछ डाउट्स है, हैव अ लुक। बेटा ये इतने प्रॉब्लमेटिक होते नहीं है जितने हमें लगते हैं, बहुत सिंपल सी बात होती है, बस हमें थोड़ा सा लॉजिकली सोचना होता है। देखिए क्या कह रहे हैं स्टेटमेंट में, लॉ ऑफ सप्लाई इज अ क्वालिटेटिव स्टेटमेंट। क्वालिटेटिव स्टेटमेंट, अब आपने अगर लॉ ऑफ सप्लाई को पढ़ा होगा तो उसके नीचे ये मेंशन किया हुआ है दैट इट इज अ क्वालिटेटिव स्टेटमेंट। क्वालिटेटिव स्टेटमेंट का मतलब है ये आपको प्राइस और क्वांटिटी के सिर्फ क्वालिटेटिव रिलेशन बताती है। ये बताता है कि प्राइस इंक्रीज होगी तो क्वांटिटी सप्लाइड भी इंक्रीज होगा। इट नेवर टेल्स यू द एग्जैक्ट प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन तो बताएगा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो इट इज करेक्ट, असर्जन इज ट्रू, राइट। अब देखिए रीजन, it is not applicable on perishable commodities and agricultural items। एक और स्टेटमेंट मिल गई हमें कि लॉ ऑफ सप्लाई एग्रीकल्चरल और पेरिशेबल कमोडिटीज पे एप्लीकेबल नहीं होता, तो स्टेटमेंट तो ये भी ट्रू है, राइट। बट क्या आपकी सेकेंड स्टेटमेंट आपके फर्स्ट स्टेटमेंट का एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है क्या? क्या लॉ ऑफ सप्लाई क्वालिटेटिव है तो वो ये बता रहा है कि ये एग्रीकल्चरल और पेरिशेबल गुड्स पे अप्लाई नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 2, दैट बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। Assertion is also true and reason is also true, but this reason is not the correct explanation of assertion। अब आप देखिए क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा। करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा, जैसे लॉ ऑफ सप्लाई इज अ क्वालिटेटिव स्टेटमेंट, रीजन लिखा हुआ होगा इट स्पेसिफाइज ओनली द क्वालिटेटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। It do not specify any quantitative relation between both these variables। ठीक है, फिर आगे देखिए। करण बेटा, इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Okay, next देखिए। The phase ceteris paribus and law of supply is used to indicate that all factors other than own price are constant।
बिल्कुल, सेट्रस पैरिबस अगर हम यूज करते हैं तो उसका यही मतलब है कि प्राइस के अलावा बाकी सब कुछ कांस्टेंट है। अब क्या इसका रीजन ये है, फॉल इन ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी रिजल्ट्स इन बैकवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व? नहीं, ऐसा तो कुछ भी होता ही नहीं है। ओन प्राइस डिक्रीज होगी तो डाउनवर्ड मूवमेंट आएगा। देखिए कुछ इस तरीके से, जहां भी कंफ्यूजन होना, आई वुड सजेस्ट आप डायग्राम बना के देखिए, ग्राफ बना के देखिए। यहाँ हम प्राइस लेते हैं, यहाँ क्वांटिटी लेते हैं, ये हम स्क्वायर बनाते हैं। अब प्राइस कम हुई है तो सप्लाई की क्वांटिटी भी तो कम हो जाएगी, तो इससे तो डाउनवर्ड मूवमेंट आ रहा है, शिफ्ट तो आ ही नहीं रहा। तो जब डाउनवर्ड मूवमेंट आ रहा है तो आप लिखेंगे असर्जन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। बेटा कीप योर माइक्स म्यूटेड, कीप योर माइक्स म्यूटेड। तो थर्ड का आंसर असर्जन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। नेक्स्ट देखें, shift in supply curve occurs due to changes in factors other than own price of commodity। बिल्कुल सही बात है, शिफ्ट आता है अदर फैक्टर्स की वजह से। रीजन, इंक्रीज और डिक्रीज इन ओन प्राइस कॉजेज अ चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड? नहीं, ये बात तो सही है कि अगर ओन प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होगी तो क्वांटिटी सप्लाइड चेंज होंगे, है ना, लेकिन इसकी वजह से शिफ्ट नहीं आ रहा है। तो असर्जन और रीजन है तो दोनों ट्रू, बट ये रीजन इस असर्जन का नहीं है। इज इट ओके टू एवरीवन? चलिए अब मुझे बताइए, किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में किसी स्टूडेंट को डाउट रहा है क्या? तो अभी तो पेपर हमने ओपन किया है, ये वाला दोबारा बताएं। देखिए आपको कह रहे हैं शिफ्ट इन सप्लाई कर्व अकर्स ड्यू टू चेंज इन फैक्टर्स अदर देन ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। ये आपको बता रहे हैं कि भाई अगर आपका ये जो सप्लाई कर्व है जो कि अपवर्ड स्लोपिंग होता है, ये आगे की तरफ या पीछे की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो इसके रीजन है अदर फैक्टर्स, चेंज इन अदर फैक्टर्स, प्राइस के अलावा किसी भी फैक्टर का चेंज होना। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, हमने पढ़ा है कि शिफ्ट आता है अदर फैक्टर्स की वजह से। इसके नीचे इन्होंने रीजन में लिख दिया इंक्रीज और डिक्रीज इन ओन प्राइस कॉजेज अ चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। तो बात तो ये भी सही है कि ओन प्राइस इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है तो वी कॉल इट चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। But can you call the second statement a correct explanation of first statement? Definitely no. That's why we have picked the answer. Both assertion and reason are true. Statement तो दोनों ही true है, but reason is not the correct explanation of assertion. Is it okay? मैम फिर इसका रीजन क्या हो सकता है? इसका रीजन हो सकता है because a change in supply curve shows that, या a shift in supply curve shows that quantity supplied is increasing or decreasing even at the same price. तभी तो shift आया, right? I have used the wrong word, quantity supplied नहीं use करेंगे, आप supply word use करेंगे। I am repeating the reason because shift in supply curve shows that supply increases or decreases even at the same price. Increase हो रही है या decrease हो रही है same price पे। Is it okay? Yes ma'am. All right. Anyone else? Any doubt in any other question? मैम Yes. मैम सप्लाई वाला लेसन आ रहा है क्या टर्म 1 में? चलिए तो हमने ले लिया है डिस्कशन में हमारा कल का क्वेश्चन पेपर। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद आवर टॉपिक दैट इज नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। Yesterday we have discussed about the census and today we will discuss about the NSSO. देखिए NSSO तो करंट नेम है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन करंट नेम है। जब ये सेटअप हुआ था तो इसका नाम था ओनली नेशनल सैंपल सर्वे। नेशनल सैंपल सर्वे इट वाज सेट अप इन 1950। जब हमारा प्लानिंग कमीशन सेट हुआ था तभी हमारा एनएसएस भी सेट हुआ था। इट वाज स्टार्टेड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ नेशनल इनकम कमिटी चेयर्ड बाय लेट प्रोफेसर पीसी महालनोबिस। ठीक है, ये आपको याद करना है। देन द मेन एम ऑफ सेटिंग अप एनएसएस, ये पूछ सकते हैं आपसे एमसीक्यू फॉर्म में। The main aim of NSS was to fill up large gaps in statistical data for computation of national income aggregates, especially in respect of unorganized and household sector of economy. जब हमारी इकोनॉमी में नेशनल इनकम कैलकुलेट होती है उस टाइम पे, उस कैलकुलेशन के टाइम पे डेटाज में बहुत गैप आ जाता है, एकदम ट्रू रिजल्ट्स नहीं आ पाते हैं। जो गैप्स है स्टैटिस्टिकल डेटा का उसको ओवरकम करने के लिए हाउस होल्ड सेक्टर से, अनऑर्गेनाइज सेक्टर से जो डेटा कलेक्शन होता था वो प्रॉपर नहीं होता था,
तो उसको प्रॉपर करने के लिए एनएसएस को सेटअप किया गया। NSS was reorganized, again MCQ can be asked. NSS was reorganized as NSSO in March 1970. Setup कब हुआ था? In the year 1950. New name कब मिला? In the year March 1970. NSSO is an organization in the Ministry of Statistics and Programmed Implementation of Government of India. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक ऑर्गेनाइजेशन है, स्टैटिस्टिकल मिनिस्ट्री के अंडर में वर्क करती है। अब इस एक पॉइंट में दो एमसीक्यूज हैं। नंबर 1 तो ये एनएसएसओ का नया नेम कब हुआ एनएसएस का। नंबर 2 ये इट इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया कंडक्टिंग रेगुलर सोशियो इकोनॉमिक सर्विसेज या सर्वेज। आपको पूछ सकते हैं नेम द लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन विच कलेक्ट्स द डिटेल्स रिगार्डिंग सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द इकोनॉमी या विद सर्वेज ऑन सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ योर इकोनॉमी। तो आपका आंसर होगा एनएसएसओ इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो डेफिनेटली एमसीक्यू में आएगा। ये नेशन वाइड सर्वे करती है सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज पे। इसके जो डेटा कलेक्टेड होते हैं वो अलग अलग रिपोर्ट्स के थ्रू पब्लिश किए जाते हैं। क्वार्टरली एक जर्नल आती है, जर्नल बुक को कहा जाता है। इसके अंदर सर्वेक्षण नाम से जर्नल पब्लिश होती है और ये जो सर्वेक्षण जर्नल होती है इसमें अलग अलग सोशियो इकोनॉमिक्स इश्यूज के बारे में मेंशन किया हुआ होता है और वो सारा कलेक्टेड डेटा होता है एनएसएसओ का। आगे देखिए, इट प्रोवाइड्स पीरियोडिक एस्टिमेट्स ऑफ लिटरेसी, स्कूल एनरोलमेंट, यूटिलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल सर्विसेज, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस एंटरप्राइजेस, मॉर्बिडिटी यानी बीमार पड़ने का रेट, मैटरनिटी, प्रेगनेंसी से रिलेटेड टर्म, चाइल्ड केयर, यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एक्सेट्रा। ये सारे सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज है। कितने बच्चों ने स्कूल के लिए एनरोल किया, एजुकेशनल सर्विसेज का कैसे यूटिलाइजेशन हो रहा है, कंट्री में एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट की क्या रेट्स चल रही है, मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर एंटरप्राइजेस कितनी सेटअप हुई, ऐसे बहुत सारे डेटाज ये पब्लिश करता है जो बहुत सारे लोगों के लिए यूजफुल होते हैं। नेक्स्ट, it also undertakes the field work of annual survey of industries, conducts crop estimation, collects rural and urban retail prices for compilation of consumer price index numbers etc. ये एनुअल सर्वे करती है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पे, ये एस्टिमेट करती है कि कितना क्रॉप प्रोडक्शन हुआ, ये रूरल और अर्बन एरिया में कितनी रिटेल प्राइसेस चल रही है ये भी कलेक्ट करती है। क्यों करती है ये सारे काम? ताकि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर भी बन सके और इकोनॉमी की सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज पे डिस्कशन भी हो सके। नाउ इट इज इन्वॉल्व्ड इन 3 टाइप्स ऑफ सर्वेज। पूछ सकते हैं आपसे, सोशियो इकोनॉमिक सर्वे, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, सोसाइटी के लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन से रिलेटेड, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज की सर्वे, और एग्रीकल्चरल सर्वे। ठीक है, 3 सर्वे करती है। Under socio-economic survey, the entire responsibility of the survey from its design to release of the report is in the hands of NSSO. Socio-economic वाले में तो हर छोटे से बड़ा काम NSSO खुद करती है, लेकिन जो अदर 2 सर्वेज है उसमें वो डेटा कलेक्शन फील्ड से करती है, यानी एन्यूमरेटर्स अपॉइंट कर देती है और उनको कहती है कि भाई आप डेटा कलेक्ट करके लेके आओ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, NSSO has 4 divisions. Again, you will have to learn the full names of each and every division. NSSO के 4 सब पार्ट्स हैं। वर्क का डिवीजन हो रखा है यहाँ पे, सर्वे डिजाइन एंड रिसर्च डिवीजन, फील्ड ऑपरेशन डिवीजन, डेटा प्रोसेसिंग डिवीजन, कोऑर्डिनेशन एंड पब्लिकेशन डिवीजन। सर्वे डिजाइन एंड रिसर्च डिवीजन, कैसे सर्वे करना है, कैसे रिसर्च करेंगे वो प्लानिंग होती है यहाँ पे। फील्ड ऑपरेशन एक्चुअली उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, सर्वे की जाती है। फिर जो सर्वे हुई, जो डेटा आया उसकी प्रोसेसिंग से रिलेटेड एक डिवीजन, और एक डिवीजन जो उस प्रोसेस डेटा को पब्लिश करने के लिए एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करेगा। राइट, नाउ हैव अ लुक, व्हाट आर द एक्टिविटीज ऑफ एनएसएसओ? कैरीज आउट मल्टी सब्जेक्ट इंटीग्रेटेड सोशियो इकोनॉमिक सर्विस, 3-4 बार आ गया ये एक ही पॉइंट। अलग अलग पर्पज से रिलेटेड सोशियो इकोनॉमिक सर्वे करता है एनएसएसओ। Undertake the work of annual survey of industry and follow up the surveys of economic census. Industries की annual survey करता है, economic census को overview करता है। फिर conduct sample check on area enumeration and crop estimation survey of state statistical agencies. State level पे जो statistical agencies है उनके साथ मिलके crop estimation surveys करता है और उनके samples को check भी करता है।
अर्बन फ्रेम्स बनाता है, अर्बन सैंपल्स बनाता है, प्राइजेस कलेक्ट करता है रूरल और अर्बन एरिया के, और एडहॉक सर्विस करता है, पायलट इंक्वायरीज करता है अलग अलग स्टडीज के लिए। ठीक है, फिर आपको बोल रहे हैं एनएसएसओ फंक्शंस अंडर द ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ गवर्निंग काउंसिल with the requisite independence and autonomy in the matter of collection, processing, publication of NSS data। ये कह रहे हैं गवर्निंग काउंसिल होगी जो इसकी एक्टिविटीज को डायरेक्ट करेगी कि कैसे काम करना है, बट एनएसएस को काम करने का अपना फ्रीडम भी दिया जाएगा, इंडिपेंडेंस और ऑटोनॉमी है ऑपरेशन की, ताकि ये अपने वे से डेटा कलेक्शन, प्रोसेसिंग और पब्लिकेशन कर सके। नेक्स्ट, in India and abroad, NSSO has become synonymous with reliable estimates on various aspects of economic and social life based on large scale sample survey। ये कह रहे हैं ये जो NSSO है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है, ये इसके जो डेटाज है ये बहुत रिलायबल होते हैं, तो इसको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक है, जो भी बड़ी बड़ी सर्वेज है सोशल और इकोनॉमिक लाइफ पे, ये इसने की है। अब यहाँ पे इसके अंदर कौन कौन लोग आते हैं उसके बारे में बता रखा है, आप सिंपल रीडिंग कर लेना। डायरेक्टर जनरल और सीईओ, डीजी और सीईओ जिसे कहते हैं, डीजी की पोस्ट सुनी होगी आपने, राइट, और इसके साथ इसमें कुछ अलग अलग कोऑर्डिनेटर्स होते हैं जो डिविजनल हेड्स बन के आते हैं। तो बेसिकली हमें एनएसएसओ पे शॉर्ट नोट लिखने के लिए बोल सकते हैं, आपका जब सब्जेक्टिव टेस्ट होगा, ये चैप्टर हमने आपके सब्जेक्टिव टेस्ट का पार्ट रखा है, राइट, जो आपको इस नेक्स्ट वीक में देना है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों टेस्ट देने हैं। मैंने आपको कल की क्लास में बता दिया था कि आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है। जो 1 मार्क थिंग्स मैंने आपको बीच में बताई है कि ये सारी चीजें एमसीक्यू में पूछी जाएंगी, वो ध्यान रखना, पूछी जाएंगी मतलब पूछी जाएगी, आपको प्रिपेयर करनी है। और उसके बाद में देखिए यहाँ पे लास्ट में आपके लिए चैप्टर के बाद, एक सेकेंड दीजिए, स्क्रोलिंग हो रही है। ये जो एमसीक्यूज गिवन है आपके लिए, ये एमसीक्यूज को आप प्रिपेयर कर लीजिएगा तो भी आपका काफी काम हो जाएगा। फिलअप्स भी गिवन है, ट्रू फॉल्स भी गिवन है, मैचअप्स भी गिवन है, और इनके बाद में गिवन है आपके लिए एमसीक्यूज। तो आप मान के चलिए बुक के जो एमसीक्यूज हैं 21 एमसीक्यूज हैं, तो 21 में से मिनिमम 5 तो आएंगे, बाकी चैप्टर के मिड में से आएंगे, तो 5 एमसीक्यूज तो यहाँ से भी बनेंगे, तो आप इनको भी प्रिपेयर कर लेते हैं तो भी अच्छा होता है। और इनके साथ साथ चैप्टर के मिड में जो जो चीजें आपको बताई गई है वो आपको प्रिपेयर करनी है। इज इट ओके टू एवरीवन? चलिए फिर मिलते हैं बिजनेस स्टडीज की क्लास में और ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों से कल। हैव अ नाइस डे, एंजॉय योरसेल्फ। चैप्टर कंप्लीटेड है, नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर।